जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 100 अंक हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण 2 अंक स्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में भी हम लोगों ने 12-13 प्रश्नों पर चर्चा किया था, आज भी 10-12 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो फरवरी 2021 में आयोजित होने वाली बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए इस क्रम में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि चौर और मन किसे कहते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, चौर और मन किसे कहते हैं। आप लिखेंगे पश्चिम चंपारण में या बिहार के पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के दोनों किनारे, बिहार के पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के दोनों किनारे जो ताल दिखाई देते हैं, जो छोटे मोटे गड्ढा दिखाई देते हैं, उसी में भरे हुए पानी को, उस गड्ढा में भरे हुए पानी को हम चौर या मन के नाम से जानते हैं। यह स्थानीय शब्द है। दूसरा प्रश्न है, प्रगीत क्या है या प्रगीत से आप क्या समझते हैं। तो आप लिखेंगे प्रगीत एक प्रकार का गीत है। प्रगीत एक प्रकार का गीत है। इस गीत में सुख दुख की आवेशमयी अवस्था का वर्णन होता है। प्रगीत एक प्रकार का गीत है जिसमें सुख दुख के आवेशमयी अवस्था का वर्णन होता है। इसमें गायक गिने चुने शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है। इसी गीत को हम प्रगीत के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज रुचि क्यों नहीं लेते। प्रश्न है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज रुचि क्यों नहीं लेते हैं। आपका उत्तर होगा, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज इसलिए रुचि नहीं लेते क्योंकि गंगा पर पुल बना दिए जाने से दक्षिण भारत के जो या दक्षिण बिहार के जो बागी किसान हैं वह उत्तर की तरफ प्रवेश कर जाएंगे और उत्तर के जो सीधे साधे किसान हैं जो आसानी से शोषित हो रहे हैं वे भी बागी बन जाएंगे। मतलब उत्तर के किसान बागी न बन जाए दक्षिण भारत के किसान के मिलने से, इसलिए अंग्रेज गंगा पर पुल बनाने में रुचि नहीं लेते। तीसरा है, धांगर शब्द क्या है। धांगर का मतलब क्या है, धांगर से क्या आशय है। आपका उत्तर होगा, धांगर ओरांव भाषा का एक शब्द है। ओरांव एक जनजाति का नाम है। धांगर ओरांव भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है भाड़े का या किराए का मजदूर। धांगर ओरांव भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है भाड़े का मजदूर या किराए का मजदूर। वास्तव में धांगर एक आदिवासी है जिसे नीलहे मतलब नील की खेती कराने वाले चंपारण में लाए थे। ये काफी साहसी और मेहनती होते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण है या चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका के क्या कारण है। आपका उत्तर होगा, चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का मूल कारण है जंगलों का कटना। चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का मूल कारण है जंगलों का कटना, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वह मिट्टी को बांध कर रखते हैं। इसके साथ साथ नदियों के जल के गति को भी कम करने का काम करते हैं। लेकिन वन की कटाई के कारण, पेड़ों की कटाई हो जाने के कारण नदी
की धारा तेज हो गई है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, गांव शहर देहात में पानी पहुंच जा रहे हैं और प्रलय मचा रहे हैं। अगला प्रश्न है, पुंडलीक कौन थे या पुंडरीक कौन थे? आपका उत्तर होगा पुंडरीक एक गांधीवादी विचारक थे। पुंडरीक एक गांधीवादी पुरुष थे जो महात्मा गांधी के आदेशों पर, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते थे। इसके अलावा महात्मा गांधी ने पश्चिम चंपारण के भीतरहवा में जो विद्यालय खोला था लोगों को शिक्षा देने के लिए, उसी विद्यालय के शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, कला के लिए है का सिद्धांत क्या है? कला के लिए है का सिद्धांत क्या है? आपका उत्तर होगा कला के लिए है, यह मुक्तक काव्य की विशेषता है। कला के लिए है, यह मुक्तक काव्य की विशेषता है। इसमें रामचंद्र शुक्ल कहते हैं मुक्तक काव्य यथार्थ परकता से अलग होती है, लेकिन इसमें समाज की संभावनाओं का पूरा एहसास होता है, समाज की बातों का पूरा एहसास होता है। ऐसे ही काव्य को मुक्तक काव्य के नाम से जानते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछे कि कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं, या सूरदास कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं? आपका उत्तर होगा महाकवि सूरदास कृष्ण को जगाने के लिए कई प्रकार की उपमा देते हैं, जैसे ब्रजराज कुंवर जागिए, कमल के फूल खिल चुके हैं जागिए, कुमुदनियों ने अपने पंखुड़ी को समेट लिया है जागिए, हे कमल के सदृश हाथों वाले कृष्ण जागिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, डायरी का लिखा जाना मुश्किल है क्यों? डायरी का लिखा जाना मुश्किल है क्यों? आपका उत्तर होगा डायरी जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के घटनाओं का जीवन का वर्णन है। डायरी जो व्यक्ति के जीवन में घटने वाली दिन प्रतिदिन के घटनाओं का वर्णन है। डायरी व्यक्ति के जीवन का दर्पण होता है। डायरी व्यक्ति के जीवन का दर्पण होता है। इसलिए डायरी के लेखक मलयज कहते हैं कि डायरी वही लिख सकता है जिसका जीवन नियमित हो, जिसका जीवन अस्थायी हो। एक लापरवाह व्यक्ति, एक कामचोर व्यक्ति, एक दिशाहीन व्यक्ति जिसका जीवन नियमित या अस्थायी नहीं हो, वह कभी डायरी नहीं लिख सकता है। इसलिए कवि ने कहा कि डायरी का लिखा जाना क्या है? मुश्किल है। आज का अगला प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार का संबंध है? दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार का संबंध है? आपका उत्तर होगा दल विहीन लोकतंत्र जो सर्वोदय के सिद्धांत पर जुड़ा हुआ है, सर्वोदय के सिद्धांत पर आधारित है। दल विहीन लोकतंत्र की मान्यता है कि सभी गांवों में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्राम सभा का गठन किया जाए, जहां जनता का अधिकार, जनता का हित सुरक्षित रहे, कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप न करे, समाज पर
सरकार का पूरी पूरी दबदबा हो, सरकार का पूरा पूरा वर्चस्व हो, सरकार ही व्यक्ति के जीवन के सभी क्रियाओं का संचालन करे। समाज में न कोई पूंजीपति वर्ग हो, न कोई श्रमिक वर्ग हो, सभी की स्थिति लगभग एक समान हो, सभी स्वतंत्र हो और सरकार उसके सभी गतिविधियों को क्या करे, तय करे। इसलिए कवि ने लिखा कि दल विहीन लोकतंत्र मतलब बिना राजनीतिक पार्टी के लोकतंत्र और साम्यवाद क्या है, एक समान है। क्योंकि दल विहीन होगा मतलब कोई दल नहीं होगा, तो साम्यवादी देशों में भी कोई दल नहीं होता है, वहां व्यक्ति की प्रधानता होती है, दल की नहीं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश जी किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण मतलब जेपी किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते हैं। आपका उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जो 1974 के छात्र आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। यह इस प्रकार का नेतृत्व करना चाहते थे जिनसे मानना था कि बात मैं सबका सुनूंगा, सलाह सबका मानूंगा, लेकिन काम वही करूंगा जो सबके हित में हो, जो व्यक्ति के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, सरकार के हित में हो। अगला प्रश्न है गांधी जी ने झोपड़ी कहां कहां बनाई थी। गांधी जी ने झोपड़ी कहां कहां बनाई थी। आपका उत्तर होगा महात्मा गांधी जो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 1917 ईस्वी में नीलोह के अत्याचार से चंपारण के किसानों को मुक्त करने के लिए चंपारण आए थे। जब ये चंपारण आए तो चंपारण की शिक्षा व्यवस्था को देखकर काफी दुखी हुए और इन्होंने चंपारण के बच्चों में शिक्षा के विकास के लिए, लोगों में जागृति पैदा करने के लिए चंपारण के भितरहवा, मधुबन और बरहरवा, भितरहवा, मधुबन और बरहरवा, इन 3 जगहों पर झोपड़ी बनाई थी और इसी झोपड़ी के में उन्होंने आसपास के बच्चों को शिक्षा देने का काम किया था। अगला प्रश्न है नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं। नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं। आपका उत्तर होगा नामवर सिंह जो एक महान आलोचक कवि हैं। नामवर सिंह उस कविता को, वैसे कविता को श्रेष्ठ मानते हैं जिसमें सामाजिकता हो, सामाजिक बातों का रहस्य छुपा हो, मतलब जो व्यक्ति परक हो, आत्मपरक हो, जो प्रगीत की कोटि में आता हो, वैसे कविता को नामवर सिंह श्रेष्ठ मानते हैं। अगला प्रश्न है जूठन शीर्षक सार्थक है, मतलब क्या जूठन शीर्षक सार्थक है। आप लिखेंगे हां, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित जूठन शीर्षक सार्थक है, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन शीर्षक में वाल्मीकि परिवार में जन्मे लोगों के व्यथा के बारे में वर्णन किया है और लिखा है कि वाल्मीकि परिवार में निवास करने वाले लोग शादी विवाह के अवसर पर जो जूठन होता है उसी को सुखाकर खाते हैं और अपना जीवन जैसे तैसे गुजर बसर करते हैं।
तो आज की क्लास में इतना ही। पुनः कल हम लोग और नए महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आएंगे। धन्यवाद।